मिशन टनल अब अच्छी खबर किसी भी पल। सिलक्यारी बड़कोट के बीच निर्माणाधीन सुरंग से खुशखबरी मिलने ही वाली है। आज टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का 12वां दिन है। टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की कोशिश हो रही है। बस थोड़ी देर में खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद करीब पहुंच चुका है। ऑगर मशीन में आई दिक्कत को दूर कर लिया गया है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मजदूरों से बात करके उनका आज हौसला बढ़ाया है। वहीं पीएम मोदी भी इस हादसे के बाद से रोजाना सीएम धामी से पल पल की अपडेट इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई लगातार ले रहे हैं। आपको दिखाते हैं अब अलग अलग तस्वीरें, और इन 5 तस्वीरों के जरिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अगर समझे तो रेस्क्यू का आज 12वां दिन है। शुभ समाचार का देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों को इंतजार है, क्योंकि जिसने भी पूरी दुनिया में इस खबर को सुना, हर कोई से जुड़ी अपडेट लेने के लिए उत्सुक है। देर शाम तक कामयाबी मिल सकती है। एनडीआरएफ ने कमान संभाली हुई है। खुद सीएम धामी भी साइट पर मौजूद हैं और इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वॉकी टॉकी पे बोलो लगा के बात करें। 41 जिंदगियों की जंग जल्द जीत जाएंगे हम। होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे अगर और कोई चीज सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गड्ढर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। जिस तरीके से लगातार 12 दिन हुए, आपको लगता है कि ये काफी कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन था? जी कठिन है, लेकिन वो अंदर में रॉक आ गया था, पत्थर आ गया था, उसी वजह से थोड़ा इतना टाइम लग गया। सबसे बड़ा रेस्क्यू अब कामयाबी से 2 कदम दूर। तो उस पूरे के पूरे पाइप को भी काटा गया। फिर सारा का सारा जो पूरी पुरानी जो असेंबली लाइन थी वो एस्टेब्लिश की गई ओगर मशीन की। वो असेंबली लाइन एस्टेब्लिश करने के बाद में फिर पूरा का पूरा दोबारा भेजा गया। तो उसमें अच्छी बात यह है कि जो उन्होंने काटा था वो तकरीबन 1.8 मीटर अंदर अभी चला गया। हमारे एक्सपर्ट की टीम है, उनके द्वारा ये जो अंदर रेस्क्यू का काम है वो प्रगति पर है अभी, और बहुत जल्दी इसमें संभावना है कि फिर रेस्क्यू होगा। ग्राउंड जीरो पर धामी मजदूरों का बढ़ाया हौसला। नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे ही आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। हर रेस्क्यू अपडेट पर पीएम मोदी की लगातार नजर। पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। हादसे से लिया सबक, हर टनल का होगा इंस्पेक्शन। वॉकी टॉकी पे बोलो लगा के बात करें। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। नेहा जोशी हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़े हैं, उपाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस। और प्रोफेसर वाईपी सुंदरियाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ भूगर्भ शास्त्री। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव हैं, जो लगातार इस घटनाक्रम और रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। आप सभी से चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन फर्स्ट कमेंट अनुपम मिश्रा से। अनुपम, वहां की ताजा स्थिति क्या है? ड्रिलिंग का काम अभी चल रहा है, हर कोई जानना चाह रहा है कितना वक्त और?
कि जिस तरीके से आज से 1 से 2 दिन पहले जो उम्मीदें सबको थी कि मजदूर जल्द बाहर आ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि अभी पिछले 24 घंटे के अंदर स्थितियां थोड़ी सी विपरीत हुई हैं। जिस तरीके से 12 मीटर तक की अभी जो पाइप पहुंचाने की जो जद्दोजहद है वो लगातार जारी है, और जो ऑगर मशीन है जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है, उसमें भी खराबी आ गई है, डिसबैलेंसिंग हो गई है, जिसके कारण आपको बता दें कि जो सरिया था उसको काटा गया था, लेकिन अभी आगे भी कई सरिया हैं। दीपांकर भी मेरे साथ हैं जो लगातार ऑफिशियल से बातचीत कर रहे हैं। दीपांकर, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से रुका हुआ है, अब फोकस किस तरफ है? और मोम आप देखेंगे इस वक्त जो अभी रात का 8 बजे है, मूवमेंट देखिए, मशीनों का बहुत ज्यादा मूवमेंट आज है, और मशीनों का मूवमेंट होने की 2 खास वजह है। पहली बात ये कि जो हमें 12 मीटर पहुंचना है उसमें हम 1.8 मीटर पहुंचे थे, वहां पे जो हर्डल आया, पहला हर्डल उसे हटाना। ऑगर मशीन तभी काम कर पाएगी जब हर्डल हटेगा, उसके लिए आपको मैनुअली वर्क करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ऑगर मशीन एक कोई छोटी मोटी मशीन नहीं, बहुत बड़ी मशीन है, जिसके लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म ब्रेक हुआ है, वो टूटा है प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए जब हम अभी 5 बजे के आसपास लगभग 15,000 ईंटें और सरिया यहां पर लाया गया। अब वो प्लेटफॉर्म तैयार होगा, जब प्लेटफॉर्म तैयार होगा तो ऑगर मशीन उसमें फिर रखी जाएगी, तब जाके फिर आगे बढ़ेंगे। फिर मैनुअली हर्डल हटेगा, हर्डल का हटना, फिर ऑगर मशीन का अपने प्लेटफॉर्म पर दोबारा लौटना, और फिर आगे काम का शुरू होना। इसमें कम से कम अभी 6 दिन। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से स्थितियां हैं, अब लंबा वक्त लग सकता है इसके ऑपरेशन में? और बिल्कुल, जिस तरीके से हम अगर एक दिन पहले की बात करें तो 24 घंटे की अगर हम जो बात करें तो ये लग रहा था कि 8 घंटा 10 घंटा के अंदर अंदर हमें कुछ ना कुछ कामयाबी मिली, कुछ खुशी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इस तरीके से रेस्क्यू अभियान कल देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही एक बाधा उत्पन्न हुई, वो बाधा इतनी उत्पन्न हुई कि अभी भी स्थितियां ये है कि हम 24 घंटे में मात्र 1.8 मीटर ही आगे बढ़ पाए हैं। और जिस तरीके से अंदर जो रेस्क्यू का काम चलना था वो अब फिलहाल बंद इसलिए है क्योंकि जो ऑगर मशीन है वो बंद है। ऑगर मशीन जब तक नहीं स्टार्ट होती है तब तक काम आगे हमारा जो 10 से 12 मीटर का जो गैप है वो नहीं पूरा होगा, और वो तभी पूरा होगा जब एक हडल हटेगा। तो उम्मीद है अब ये क्या माना जाए, अगर अब मैन्युअली भी कामयाबी नहीं मिलती है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात जो हो रही है, जो तमाम मशीनें लगातार जा रही हैं। आस्था, मैं आपको दिखा दूं कैमरामैन से, यहां पर लगातार देखिए, आप देख सकते हैं ये जो टनल का गेट है वहां पर लगातार अलग अलग मशीनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी कि प्लान ए के बाद प्लान बी पर भी यहां पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अगर इसमें कामयाबी नहीं मिली तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि और भी चीजों पर फोकस हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरिया वहां पर है, दीपांकर मेरे साथ है। दीपांकर, प्लान ए के बाद प्लान बी और प्लान सी अब जरूरी बन गया है, क्योंकि अगर प्लान ए में एग्जीक्यूशन में कामयाबी नहीं मिल रही है तो काफी दिक्कतें हैं। और सबसे इजी प्लान भी प्लान ए है, और सबसे टफ प्लान भी प्लान ए बन रहा है, क्योंकि आप प्लान में अगर बी पे जाएंगे, आप अगर वर्टिकल जाएंगे, वर्टिकल आपको लगभग 400 मीटर अंदर आना है। वर्टिकल 400 मीटर का आपको ड्रिल करना, और 400 मीटर के बाद फिर यह तलाशना कि वो कहां पर मजदूर होंगे, एक वो बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल, आप दोनों तरफ से जब आ रहे हैं तो दोनों तरफ से आना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पहाड़ काटना है यहां पर दोनों तरफ से। और जो इस टनल का एग्जिट पॉइंट है बड़कोट वाला, जहां इस टनल को एग्जिट होना था, वहां से आप अंदर एंटर कर रहे हैं। 70 मीटर के आसपास वहां पहुंचे एक दिन में 70 मीटर, वहां पर भी एक 700 मीटर के आसपास का गैप है, 10 दिन वहां भी लगेंगे। तो सबसे इजी प्लान भी यही है, लेकिन सबसे टफ प्लान भी 24 घंटे जो है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत सी प्रतिकूल परिस्थिति लेकर आए हैं। बीते शाम भी जो कहा जा रहा था कि कोई लोहा या बड़ा सरिया आ गया, उसके बाद आगे बढ़े, तो ऐसा लग रहा है कि अब उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। और फिलहाल ऑगर मशीन में आप बता रहे हैं कि उसको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा है, कुछ खराबी वहां पर आई है, प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा, उस पर शिफ्ट करना होगा, फिर मशीन आगे काम करेगी। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। नेहा जोशी जी, सवाल आपसे यही कि इस टनल में जो हादसा हुआ है उसके बाद अब एनएचएआई ने फैसला लिया है कि देश भर में जहां जहां जितनी टनल्स बन रही हैं, जहां पे काम चल रहा है, उनकी जांच की जाएगी और रिपोर्ट सौंपी जाएगी जल्द से जल्द। लेकिन बड़ा सवाल यही है, और यही सवाल कांग्रेस भी उठा रही है, कि क्या इस बात का ध्यान रखा नहीं गया था, लापरवाही हुई। आज 12 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, सब चाहते हैं जल्दी पूरा हो जाए, वो सही सलामत बाहर आ जाएं, लेकिन इसके कारणों पर भी बात करनी होगी। धन्यवाद आस्था जी, धन्यवाद सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मैं यहाँ कांग्रेस के सवालों का जवाब देने नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस पहले दिन से, जब से हादसा हुआ है तब से राजनीति कर रही है। लेकिन जो एक लार्जर सवाल आपने मुझसे पूछा कि इसका ख्याल क्यों नहीं पहले रखा गया, या फिर आज जो डिसीजन आया गडकरी जी का कि और भी जितनी भी निर्माणाधीन ऐसी टनल्स हैं, केवल उत्तराखंड में ही नहीं किसी भी और राज्य में भी, उनकी भी जांच होगी। क्योंकि आपने देखा होगा आस्था कि आप एयरलाइन इंडस्ट्री को भी अगर देखेंगे
तो जितने भी हम आज एयरलाइन सेक्टर को देखते हैं, जितना इवॉल्व हुआ है, जो विभिन्न हादसे शुरुआत के दौर में हुए, जब शुरुआत हुई थी एयरलाइन सेक्टर की, उसमें जो हादसे हुए, जो गलतियां हुई, उससे सीखकर ही हम आगे यहाँ तक पहुंचे हैं कि आज जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो हमें ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि वो फ्लाइट लैंड करेगी या नहीं करेगी, डाउट हमारे मन में नहीं होता, एक सेफ उसको पैसेज माना जाता है। इवन टनल्स की अगर मैं बात करूं, खासकर हमारे उत्तराखंड या हिमालयन रीजन की बात करूं, तो ये एक नए प्रयास हैं। पिछले कुछ दशक में ही हमारे मैक्सिमम टनल्स या टनलिंग एफर्ट्स जो है वो बने हैं। अटल टनल हिमाचल में बना है, इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट माना जाता है और बहुत सक्सेसफुली बना, कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो त्रासदी जिसको हम झेल रहे हैं और जो हमारे श्रमिक भाई वहां फंसे हुए हैं, ये एक अनप्रेसिडेंटेड, मतलब पहले ऐसा कभी हुआ नहीं इस देश में। और जिस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन भी आज उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार मिलकर चला रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इसको हमें इसी स्पिरिट में लेना है कि ये एक ह्यूमन एरर हो रहा था, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स थे जिसमें केवल श्रमिकों का ही नहीं, आने वाले समय में जो यात्री यहाँ से जाते उनके भी लिए ये मुश्किल हो सकता था। तो ये पता चल गया, अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी कॉस्ट हमने इसकी चुकाई है। लेकिन मैं बस धन्यवाद दूंगी भगवान का कि 41 हमारे जो श्रमिक साथी हैं, 41 हमारे साथी, वो सब स्वस्थ हैं। उनके परिवारों की भी सरकार पूरी चिंता कर रही है और एक कोर्स करेक्शन यहाँ से हम करने वाले हैं कि आगे ऐसे हादसे ना हो, इसके प्रिवेंशन के लिए पूरा काम किया जाएगा। ठीक है, सूर्यकांत धस्माना जी। लगता है कनेक्ट नहीं हो पा रहे सूर्यकांत जी, कुछ ऑडियो में दिक्कत है। जी जी जी, सूर्यकांत जी आवाज आ रही है आप तक मेरी? आपकी आवाज कट कट के पहुंच रही है। चलिए हम लौटेंगे आपके पास, एक बार आवाज दुरुस्त हो जाए, लेकिन उससे पहले हम रुक कर लेते हैं। हमारे बीच में भूगर्भ शास्त्री जी भी है, प्रोफेसर वाईपी सुंद्रियाल। प्रोफेसर वाईपी सुंद्रियाल जी, आप इस हादसे को आखिर किस तरह देखेंगे? जोशीमठ में दरारें आई, ऐसे भी बार बार सवाल उठाया जाता है कि इतना डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इतना ऑल वेदर रोड चल रहा है, उसके लिए ब्लास्ट होते हैं, क्या ये सब वजह तो नहीं है? हाल ही में अर्थक्वेक्स इतने बढ़ गए हैं। अब इस टनल के निर्माण कार्य के दौरान अचानक किस तरीके की एक लेयर ऊपर से भरभरा कर गिरती है और 41 मजदूर ट्रैप हो जाते हैं, क्या ये कोई फ्यूचर सिग्नल भी है हमारे लिए? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं भूविज्ञान का विद्यार्थी हूं और जो हम लोग भूगर्भ इस्तेमाल करते हैं वो जो है थोड़ा सा गलत शब्द है जी। खैर, ये इसके अलावा अब मैं टनल पे आऊंगा। टनल पे जो वहां पे रॉक्स हैं, वो सारी रॉक्स जो है बहुत कमजोर रॉक हैं और भूविज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि जो फिलाइट रॉक है, सिलेट रॉक है, सिल्ट रॉक है, ये सारी की सारी जो रॉक्स हैं ये बहुत ही कमजोर रॉक हैं। और निश्चित रूप से ये टनल जो है जब बनाई गई होगी तो उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट भी बनाई गई होगी, उसमें जियोलॉजिकल उसका मैप भी होगा। तो ये सारी चीजें जो है जब पता होती हैं और वहां पे हमारी मजबूरी कि हमको टनल बनानी है, तो सबसे पहले हमको टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको बहुत मजबूत रखना होगा। तो ये जो हादसा हुआ, जो ये घटना घटी, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो सपोर्ट सिस्टम था सीलिंग का, वो सपोर्ट सिस्टम बहुत कमजोर था। और अभी जो आप इससे पहले जो एक न्यूज में सुन रहा था आप ही के चैनल से कि सरकार ने निर्णय लिया है कि सारे जितने भी टनल्स अब तक बनी हैं, उत्तराखंड में तो बहुत बड़ी टनल बन रही है आपके रेल प्रोजेक्ट के लिए, तो सारी टनल्स का एक ऑडिट होना चाहिए, बिल्कुल, उनका दोबारा से इवोल्यूशन होना चाहिए। और निश्चित रूप से ये जो हादसा है ये तो इनके जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं इनकी गलती के कारण हुआ है, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट सिस्टम बहुत वीक रखा था। ठीक है, कुछ और भी पहलू हैं सर, आगे आपके पास लौटेंगे और उन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ गए हैं। सूर्यकांत जी, अब आप तक आवाज पहुंच रही है, अब आप अपना पक्ष रख सकते हैं। आस्था, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि ये आरोप बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है। पहले दिन से हम लोगों ने पूरी तरीके से इस बात को घोषित किया कि हम सरकार के साथ हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी शुभकामनाएं हैं। अभी भी जितने लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं उनका मनोबल हम किसी तरह से कम नहीं करना चाहते, ईश्वर उनको सफलता दे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं एक सवाल करना चाहता हूं, ये जो टनल बन रही है, इस टनल के बारे में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का मैं आपको नोटिफिकेशन और वो प्रेस नोट आपको एक
आधा मिनट से भी कम समय लगेगा, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं जो फरवरी 2019 का है। The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval to the construction of 4.531 kilometer long 2-lane bidirectional Silkara Bend barcode tunnel with escape passage including approaches on the Dharasu Yamunotri section. Escape passage, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो escape passage कहां गया। वो जो सेफ्टी के लिए एस्केप पैसेज बनाया जाता है वो इस टनल में नहीं था। ठीक है, अगर एस्केप पैसेज होता पहले से फटाफट, क्योंकि उसके बाद हम अनुपम का भी इमरजेंसी का एग्जिट वहां पर होता तो दूसरी बात, हमने 2019 में इतनी बड़ी आपदा आई, अभी नेहा जोशी की बात मैं सुन रहा था, भैया रैणी की आपदा धौली गंगा में जो टनल में वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ, उस हादसे से हमने क्या सबक लिया? हमने कोई सबक नहीं लिया। और टनल उत्तराखंड के अंदर आज नहीं बन रही हैं। टिहरी डैम में आप जाएंगे तो टिहरी डैम्स में तमाम टनल्स बनी हैं। उत्तराखंड के अंदर 2016 में जो हमारा डाट काली के बगल में हमारे यहाँ टनल बनी है, जो नेशनल हाईवे देहरादून दिल्ली मार्ग में है, वो टनल भी पहाड़ में बनी है। सबसे पहले उसमें यह व्यवस्था की गई कि सेफ्टी वहां पर क्या है, एस्केप टनल आपने नहीं बनाई, वो कहां चला गया? जो ये कैबिनेट नोट है, जो कैबिनेट का ये निर्णय है, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इसको फॉलो क्यों नहीं किया। ठीक है, ये सबसे बड़ी सवाल नेहा जोशी के पास लेकर जाएंगे सूर्यकांत जी। फिलहाल आपको रोक रही हूं, नेहा जोशी आपका जवाब हम जानेंगे, लेकिन एक बार रुक करना होगा हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा का, और उनके साथ वो एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से यहां पर हैं और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जी अनुपम, उनसे बात कीजिए और क्या ताजा अपडेट वो देना चाहेंगे, किस तरह के हर्डल्स फिलहाल आ रहे हैं, जल्दी से 30 सेकंड में। बिल्कुल आस्था, हमारे साथ एंड्रयूज हैं जो ऑस्ट्रेलिया से हैं और टनल एक्सपर्ट हैं। सर, व्हाट्स द राइट नाउ स्टेटस ऑफ दिस रेस्क्यू ऑपरेशन? So right now, from my perspective, the rescue operation is in an excellent position. In my years, 30 years, I've never been in an operation where no one's hurt, no one's dead. So many hurdles are there? Oh, huge hurdles. I think the Himalayas would have to be the hardest set of mountains I've ever worked in before. These mountains have surprises where you least expect them. This avalanche which has occurred within the tunnel is like no other I've seen. There's the possibility of having, of course, a second and a third one in there. It's completely sealed the men in, as you know, apart from these emergency tunnels for the food and water and air and medications. But on the other hand, it's quite stable in there, it's warm in there, and they're quite safe at the moment. चलिए, ये राहत की बात है अनुपम कि उन्होंने बताया कि अंदर हल्की सी गर्माहट है, तो जिस तरह टेम्परेचर ड्रॉप आउट है उस एरिया में ऊपर बर्फ भी पड़ती है और आप सब लोग भी दिखाई दे रहा है कि ठंड के साथ दो चार हो रहे हैं, तो कम से कम उन मजदूरों के लिए वहां पर वार्मथ है। एक सवाल इनसे और पूछिए, किस तरह के हर्डल्स हैं? बड़े रॉक्स हैं रास्ते में, कोई लोहा है, सरिया है, किस तरह के हर्डल्स हैं? 10 सेकंड, उसके बाद डिबेट पे लौटेंगे। स्टूडियो से आस्था कौशिक हमारी एंकर हैं, उन्होंने सवाल किया कितने हर्डल्स वहां पर हैं, किस तरह के हर्डल्स हैं, स्टोन्स हैं या सरिया है, क्या वहां पर फंसा हुआ है? I think what you just said, because I speak English, is that we've faced a whole lot of hurdles in here. Basically what we're dealing with is an avalanche within the tunnel, and within the material of the avalanche a mixture of machines, so really big machines like mining machines, boulders of the sort you find in an avalanche, metal because the tunnel has collapsed, and all of that is mixed with rock. And so the challenge that we're facing from this particular rescue perspective is we've got to find a pathway through this labyrinth, through all of these obstacles, the machines, the rocks, the steel and everything. कितना वक्त लग सकता है? 2-3 days? I'm not sure what you said. I heard 2 or 3 days, but I don't know what. एक सवाल और अनुपम, जाते जाते बस ये पूछ लीजिए कि क्या प्लान बी पर काम शुरू हो चुका है? प्लान ए के अलावा भी अब कोई रास्ता तलाशना So how long will the whole operation take? Okay, so when I arrived here, the estimate that I took was these men were dancing in Diwali. In that situation, you are changing your plans because first we execute with plan A, plan B, plan C, and plan D. No. So you are changing your strategy right now? No, so it's a dynamic strategy. So this strategy has been developed in consultation with all the agencies of government, including the military and the civilian and their agencies. It's a dynamic plan. So with each failure that we have,
With anything that doesn't go how we want it, we learn something more. So we're training ourselves on how this mountain behaves, and we're adjusting our methods to get the men out based on how the mountain... Someone told the auger machine is not working properly, the unbalancing situation right now, so that's why the rescue operation stopped. Yeah, the auger machine is stopped. It stopped because it worked so hard. It almost got it. We were within just a few meters of having an escape path for those men, and it couldn't go any further. It's probably hit some obstacles, whether it's a machine or steel or ठीक है something. अनुपम, आप नजर बनाए रखिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो दो बड़े अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें, और अब हमारे साथ सभी पैनलिस्ट हैं, उनके लिए भी अपडेट है। पहला तो ये कि जहां पर वो मजदूर फंसे हुए हैं, मतलब अब जो दूरी रह गई है उसके बीच में जो भी मलबा है उसके अंदर वो माइनिंग मशीन्स भी फंसी हुई हैं, क्योंकि जब ये मलबा गिरा था तो वहां पर माइनिंग मशीन्स भी काम कर रही थी, बहुत सारा सरिया वहां पर था, स्टील वहां पर था, और ऊपर से सीलिंग के ऊपर से जब रॉक्स और वो बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर गिरे तो ये माइनिंग मशीन्स, तमाम स्टील भी उसी पत्थरों के साथ मिल गया है। तो ऐसा लग रहा है कि अब जो डिस्टेंस बाकी है उसके बीच का मलबा हटाने में काफी दिक्कतें हैं, क्योंकि उसके अंदर वो लोहे की मशीन्स भी हो सकती हैं, वो स्टील भी हो सकता है, और वो बड़े बोल्डर भी हो सकते हैं जो चट्टाने रॉक टूटकर वहां पर गिरे हैं। और दूसरी अहम बात यह कि इतनी प्रतिकूल परिस्थिति होने के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन का समय बढ़ सकता है। यानी कहा जा रहा था कुछ घंटे में पूरा हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसमें समय बढ़ेगा, और एक्सपर्ट्स जो हैं अपने प्लान बी पर भी इस दौरान विचार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो ऑप्टिमिस्टिक है। उनका कहना है कि 30 साल से वो उस तरह के मुश्किल से मुश्किल रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी किसी की जान नहीं गई है, और पूरा देश भी यही प्रार्थना कर रहा है। नेहा जोशी जी, अब आपका जवाब। सबसे पहले तो ये बड़ी रिलीफ की बात है जो भी हमने एक एक्सपर्ट से सुना, और अगर आपने उनकी बात को ध्यान से सुना हो तो उन्होंने कहा कि he thinks कि एक एक्सीलेंट रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से विभिन्न जो हमारी एजेंसीज हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं, और वो ये भी कह रहे थे कि पहली बार ऐसा है कि कोई इसमें जान माल की हानि नहीं हुई है, सब लोग सुरक्षित हैं, ये अपने आप में एक चमत्कार ही है। जहां तक सूर्यकांत धस्माना जी की बात मैं अभी सुन रही थी, उन्होंने कहा कांग्रेस पहले दिन से सपोर्ट कर रही है। मैं बहुत सम्मान करती हूं उनका। मैं उनको इस शो के बाद एक वीडियो क्लिप जरूर शेयर करूंगी व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें इस प्रदेश के कांग्रेस के सम्मानित नेता यशपाल आर्य जी, जो वहां पर कुछ पॉलिटिकल टूरिज्म करने गए, उन्होंने बाहर आकर ये बयान दिया। नास्ता, ये बड़ी चीज है जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं और उनके परिजन बाहर होते हैं। एक 40 जन अंदर है, परिजन बाहर है, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है, और कोई बड़ा नेता जो मंत्री रहा हो, विभिन्न पदों को सुशोभित किया, वो बाहर आके कहता है कुछ नहीं हो रहा है। तो आप सोचिए कैसी नाउम्मीदी। कई मीडिया के साथियों ने उनके उस बयान को दिखाया, कांग्रेस की तरफ से उसका कोई खंडन नहीं किया गया, कुछ नहीं हो रहा है। और उसके विपरीत आज आप एक एक्सपर्ट का बयान सुन रहे हैं कि जो हुआ उसकी जांच की जाएगी और उसका आगे ऐसा ना हो इसके उपाय किए जाएंगे। लेकिन आज जो सरकार कर सकती है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो, जो भी एफर्ट्स किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं, और बहुत क्लोज है हम ब्रेक थ्रू के। आज इगास का पर्व है, उत्तराखंड का महत्वपूर्ण लोक पर्व है। हमें उम्मीद थी कि आज ये हमारे श्रमिक भाई बाहर आएंगे, लेकिन उम्मीद अभी भी बनी हुई है। उन्होंने बताया मशीन इसलिए बंद हो गई क्योंकि वो मशीन शायद कभी इतना चली नहीं जितना अभी इसे चलना पड़ रहा। तो उम्मीद अभी भी जारी है। बिल्कुल, पूरा देश यही उम्मीद लगाए हुए है कि अंतिम दौर जल्द समाप्त हो और 41 जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं वो सकुशल वहां से बाहर निकल जाएं। सूर्यकांत धस्माना जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिला। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल करा आस्था, वो सवाल एस्केप चैनल का है। एस्केप चैनल क्यों नहीं बना, ये सबसे महत्वपूर्ण। आपने कोई भी इमरजेंसी एग्जिट 4.5 किलोमीटर की, आप अब रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, उस पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम किसी का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते। रेस्क्यू ऑपरेशन ईश्वर करे कि वो जल्दी से जल्दी 41 लोग बाहर आए, हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। लेकिन जो असली सवाल है वो सवाल तो, उसका सवाल जवाब तो मांगना पड़ेगा। वो जवाब बिना दिए सरकार बच नहीं सकती, चाहे केंद्र की सरकार हो, सड़क परिवहन मंत्रालय, चाहे राज्य की सरकार हो। हमारा सवाल है कि जब ये निर्णय हुआ कि 4.5 चैनल की बात सूर्यकांत धस्माना जी यहाँ पूछते हैं, आज से 5 दिन क्यों नहीं एस्केप चैनल? जब नितिन गडकरी जी सिलक्यारा गए हुए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो यही सवाल एस्केप चैनल को लेकर सवाल कि विदेशों में या अलग अलग जगह जब टनल्स बनते हैं
तो एस्केप चैनल्स बनाए जाते हैं। नितिन गडकरी जी ने पूरी विनम्रता के साथ इस बात का भी जवाब दिया था कि अभी इस देश में केवल 2 टनल्स बनी है, और इसमें धस्माना जी ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में वो टनल बनी या किसी और शासन में वो टनल बनी। कांग्रेस शासित राज्यों में भी टनल्स बन रही है, भाजपा शासित राज्यों में भी टनल्स बन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना रही है। नितिन गडकरी जी ने पूरी विनम्रता के साथ पत्रकारों को इसका जवाब भी दिया कि केवल 2 टनल्स ऐसी बनी है जहां पर एस्केप चैनल्स हैं, उसके अलावा ये प्रावधान टनल्स में नहीं रखा गया है। लेकिन हादसे से कोर्स करेक्शन होगा और आगे इसका प्रावधान रखा जाएगा। क्या इसकी फिजिबिलिटी होती है, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन अगर एस्केप चैनल हर टनल में मैंडेटरी होना चाहिए तो इसका जवाब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जो इस विभाग को देखते हैं, उन्होंने ये सीधा जवाब उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द सिलकारा, मैं सिलक्यारा टनल की बात कर रहा हूं। ठीक है सूर्यकांत जी, आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जो मौजूदा हालात है उसमें मिलकर के काम करने की जरूरत है, उस स्पिरिट को बरकरार रखने की जरूरत है कि हाँ सब लोग साथ खड़े हैं उन मजदूरों के। एजेंसियां काम कर रही हैं, दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन हाँ ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिर किसकी लापरवाही हुई, सीलिंग की मरम्मत पक्के तौर पर क्यों नहीं हुई, लेकिन अभी वक्त है मिलकर के काम करने का। और जाते जाते मैं चाहूंगी कि प्रोफेसर वाईपी सुंद्रियाल जी इस पर प्रकाश डाले, लास्ट कमेंट उनका, उसके बाद इस चर्चा को खत्म करते हैं। प्रोफेसर वाईपी सुंद्रियाल जी, अभी एक्सपर्ट की बात आपने सुनी, कितना वक्त और? जी ऐसा है कि पहली बात तो है कि हमें जो है एक्सीलेंट रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चाहिए, हमें एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो टनल हो चाहे सड़कें हो। सर दोनों जरूरी हैं, हाँ दोनों जरूरी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट बनाए जाते हैं टनल्स में, उसका प्रोविजन होता है। ये यहाँ पे एक बड़ी कमी थी कि जो एग्जिट जो है इमरजेंसी एग्जिट नहीं बनाए गए थे, एडिट बनती है 4.5 किलोमीटर वाले में एडिट बनती है। हमने बहुत सारी टनल देखी हैं जिसमें कि इमरजेंसी एग्जिट बनते हैं, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे एक सवाल है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी बातें हैं लूप होल से, जाहिर तौर पर इसकी जांच जरूर होगी, आगे के लिए दिक्कतों को दूर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो प्राइमरी फोकस है वो इस बात पर है कि जल्द से जल्द ये सभी मजदूर निकल करके बाहर आए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सिलक्यारा टनल में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ दिक्कतें आई हैं क्योंकि जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें बड़े बड़े चट्टाने, बोल्डर, वो माइनिंग मशीन्स जो वहां काम कर रही थी पहले से जब ये पूरा मलबा गिरा था, वो भी सब दबी हुई है, बड़े पैमाने पर स्टील दबा हुआ है, और इसी वजह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है जिनको दूर करते करते आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि बहुत जल्द वो सभी मजदूर निकल करके बाहर आ जाएं, क्योंकि पूरा देश भी यही प्रार्थना कर रहा है। आज इस चर्चा में इतना ही। इस खबर से आपको अपडेट रखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।